आजादी वीक चल रहा है और हमारी सीरीज इंडिया नॉट आउट एट 75 के दूसरे एपिसोड में आज हम बात करेंगे इंडिया के एक और मेजर अचीवमेंट के बारे में। एज ए यंग नेशन वी कैन टेक प्राइड इन सो मेनी थिंग्स, लेकिन कुछ डिस्टिंग्विश्ड फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें आज हम एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुके हैं। वैसे तो गुजरात की एक लड़की के 6 फीट लंबे बाल और महाराष्ट्र के एक लड़के के 9 मीटर लंबे नाखून का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इंडिया के पास ही है। लेकिन हमारे डिस्कशन की आज की डिस्टिंग्विश्ड फील्ड है इंडिया इन डिफेंस, यानी हमारी सुरक्षा और आत्मरक्षा। तो गौर से सुनो। The great Himalayas protect India and the great soldiers of India protect Himalayas। ये कोई कहने की बात ही नहीं है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमारे देश का इम्यून सिस्टम है। कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट हो, सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेस उसका सामना करती हैं। इंडिया के पास दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है। वी हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 1.4 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स और हमारी आर्मी ने ऑफिशियली ये बताया है कि ग्रैंड मास्टर शिफू जी और पबजी वाले इसमें शामिल नहीं हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज द 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स और स्ट्रेटेजिक टाइप्स वर्ल्ड पावर्स के साथ है, जैसे कि रशिया, यूएसए, फ्रांस और इजराइल इंडिया के क्लोज डिफेंस पार्टनर्स हैं। इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी शुरू से एकदम क्लियर है कि हम जंग शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने करी तो खत्म हम ही करेंगे। 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडियन ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया एंड दे फॉर्म्ड विंग्स, रॉयल इंडियन नेवी, ब्रिटिश आर्मी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। इनको आज हम जल, थल और वायु सेना के रूप में जानते हैं। इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश क्राउन के लिए वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनफैक्ट दिल्ली का इंडिया गेट वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद होने वाले ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को डेडिकेटेड वॉर मेमोरियल है। ये काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि अब हम इसे एक पिकनिक स्पॉट, गोलगप्पे खाने की जगह और कैंडल मार्च के लिए ज्यादा याद करते हैं। इंडियन सोल्जर्स का इतना कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद ब्रिटिश आर्मी में इंडिया के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स बहुत रेयर होते थे। 1945 में के.एम. करियप्पा पहले इंडियन थे जो ब्रिगेडियर रैंक तक पहुंचे। उसके बाद वो 1949 में इंडिपेंडेंट इंडिया की आर्मी में पहले चीफ भी बने। अंग्रेज सिर्फ हमें लड़वाना जानते थे, चाहे फिर वो वर्ल्ड वॉर्स में हो या फिर आपस में। और आपस की इस लड़ाई से इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू 2। नेचुरली हमारी आर्मी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिवाइड हो गई। सभी आर्मी डिविजन्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और एम्यूनिशंस को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। उसके बाद हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत स्ट्रांग हुआ, इतना कि हमारी आर्मी बहुत मजबूत हो गई, लेकिन उसने कभी सिविलियन गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी ने मोहम्मद अली जिन्ना के जाते ही कहा कि जिन्ना मेरा मुल्क लुटिया और पूरा सिस्टम अपने कब्जे में ले लिया एंड पाकिस्तान नेवर रिकवर्ड फ्रॉम देयर। पाकिस्तान को हमने पार्टीशन की डील में टैंक्स और एयरक्राफ्ट तो दे दिए थे, पर हमारे लीडर्स ने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी उनको हमारे ऊपर इस्तेमाल करेगा। In 1947, Pakistan invaded Kashmir and tried to forcibly capture the entire Kashmir. लेकिन उनको हमारी सेना ने बहुत करारा जवाब दिया। They were driven out quickly. मतलब एकदम शाहिद अफरीदी की तरह आए और चले भी गए। 1961 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय करके गोवा को पोर्टुगीज रूल से आजाद कराया। सो गोवा वाज लिबरेटेड 14 इयर्स आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। शायद गोवा पहले आजाद हो जाता, लेकिन एज वी से अबाउट गोवा, द प्लान वाज कैंसिल्ड। फिर 1962 में पाकिस्तान के को चाइना ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स पर इन्वेड किया। आवर ट्रूप्स फॉट अ स्पिरिटेड बैटल, लेकिन ये सीनो इंडियन वॉर इंडिया की पहली और आखिरी डिफीट बन गई। चाइना ने इंडिया के एक बड़े लैंड साइज पर कब्जा कर लिया। वैसे चाइना का हर दूसरे कंट्री से कुछ ना कुछ पंगा है ही। वहां तो बच्चों को भी स्कूल में एक दूसरे के बेंच पर कब्जा करना ही सिखाया जाता है। 1965 में फिर पाकिस्तान ने सोचा कि इंडियन आर्मी वीक हो गई है, नेहरू जी इज नो मोर एंड अ न्यू पीएम इज रनिंग द गवर्नमेंट। मौके का फायदा उठाया जाए और फिर से इंडिया पर अटैक शुरू कर दिया। बट दे अंडरमाइन शास्त्री जी बिग टाइम। वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकले। 17 दिन की इस लड़ाई में हमारी फोर्सेस लाहौर तक पहुंच गई। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया एंड द कंट्री रैलीड बिहाइंड इट्स फोर्सेस। दिस वाज अ ग्रेट मोरल बूस्टर फॉर इंडिया, और पाकिस्तान को तो अब तक मार खाने की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन वो माने नहीं। 1971 में फिर एक डिसाइसिव जंग हुई, which resulted into the creation of Bangladesh. Under the leadership of PM Indira Gandhi and the command of Field Marshal Manek Shaw, Indian troops crushed Pakistan armed forces. 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी ट्रूप्स ने ढाका में ऑफिशियली सरेंडर किया और सरेंडर की वो पिक्चर हमारा सबसे बड़ा ई वेपन बन गई है,
क्योंकि अब इंटरनेट पर कोई भी पाकिस्तानी कुछ भी आर्ग्यूमेंट करता है तो हमारे लड़के रिप्लाई में वही पिक्चर डालकर उनका गेम ओवर कर देते हैं। 1971 के बाद हमारी आर्म्ड फोर्सेस लगातार स्ट्रांग होती गई और उधर से पाकिस्तान ने कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन को कंटिन्यू किया। 1999 में इंडिया की लास्ट लार्ज स्केल आर्म कॉन्फ्लिक्ट कारगिल में ही हुई। कारगिल हिल्स में हुई इन्फिल्ट्रेशन को इंडियन आर्मी ने फिर से ऑपरेशन विजय करके पाकिस्तान को खदेड़ दिया। उसी साल पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी इंडिया से हार गया, बट एज वी सेड बिफोर, अब तक पाकिस्तान को पिटने की, हारने की आदत पड़ चुकी थी। डिफेंस बजट एंड डीआरडीओ। इंडिया का मिलिट्री माइट ऐसे ही नहीं है। वी स्पेंड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर एनुअल बजट ऑन डिफेंस। हमारा लास्ट ईयर डिफेंस बजट $60 बिलियन था, विच इज द 4th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे देश में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। बाकी मेरठ मिर्जापुर में जो कालीन भैया वाला माल बनता है वो डिफेंस बजट में काउंट नहीं होता है। लेकिन हम ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं और दुनिया के दूसरे बड़े डिफेंस इंपोर्टर हैं। ये एक तरह से हमारी डिफेंस सेक्टर का नेगेटिव पॉइंट भी है, बिकॉज इट गिव्स वे टू करप्शन एंड वी रिलाई ऑन अदर कंट्रीज फॉर आवर डिफेंस नीड्स। इसलिए फ्रांस और जर्मनी जैसी कंट्रीज हमें ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे किसी शोरूम में बड़े कस्टमर को देखते ही दुकान का मालिक जूस मंगवाने लगता है। Our government is trying hard to minimize the imports and become आत्मनिर्भर under Make in India। इसमें सबसे बड़ा रोल है 1958 में सेटअप हुए DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत DRDO आज इंडिया का डिफेंस फोर्सेस का मेन सपोर्ट सिस्टम है। DRDO की लगभग 50 लैब्स हैं जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन में एडवांस टेक्नोलॉजीज पर काम करती हैं। DRDO का मेजर काम है फॉरेन टेक्नोलॉजी का इंडिजनाइजेशन यानी घरेलूकरण करना और मैन्युफैक्चरर्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना। ऑलमोस्ट 5000 साइंटिस्ट आर वर्किंग अंडर DRDO और एड देखकर लगता है कि लगभग घड़ी डिटर्जेंट वालों ने भी इतने ही रखे हुए हैं साबुन बनाने के लिए। बट हैट्स ऑफ टू DRDO's हार्ड वर्क। मिसाइल्स, नेवल शिप्स, हेलीकॉप्टर्स और एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट में हमने बहुत प्रोग्रेस की है और हमारा टारगेट है कि 2025 तक हम वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाएं। यानी कि आज जो हमें राइफल बेच रहे हैं, कुछ सालों बाद हम उन्हें राफेल बेचने लगेंगे। The discussion about Indian defense will not be complete without the mention of our nuclear power। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पोखरण में किया था। फिर 1999 में इंडिया ने पोखरण 2 टेस्ट से दुनिया को अपनी न्यूक्लियर पावर से परिचित करवाया। इंडिया के पास ऑलमोस्ट 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, लेकिन इंडिया की स्ट्रिक्ट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स, यानी हम अपनी तरफ से किसी पर पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। वी आर सराउंडेड बाय होस्टाइल नेबर्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स, तो ऐसी कंडीशन में हमें पूरा राइट है कि हम अपने डिफेंस को मजबूत रखें। हम किम जोंग उनकी तरह दुनिया को हर दूसरे दिन धमकी तो देते नहीं फिरते कि मेरी बैटिंग नहीं आई तो परमाणु हमला कर दूंगा। आगे से ट्रम्प जैसे लीडर्स भी उसे पूरा कंपटीशन देते हैं कि माइन इज बिगर देन योर्स। क्लियरली मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स को संभालने के लिए वर्ल्ड नीड्स मैच्योर लीडर्स। थैंकफुली हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी हमेशा पीसफुल रेजोल्यूशन के फेवर में रही है। गांधी जी हमारे आइडल हैं, लेकिन हमारा मोटो ये है कि दुश्मन अगर एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल को प्रोटेक्ट जरूर करना चाहिए। एंड नाउ इज द टाइम फॉर दिस एपिसोड्स क्वेश्चन। इंडिया की सबसे सक्सेसफुल वॉर फिल्म बॉर्डर में सनी देओल का कैरेक्टर किस रियल लाइफ लेजेंडरी पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड था एंड उन्होंने क्या मेजर रोल प्ले किया था एक वॉर में? ये बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। With this we come to an end। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें।